हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पहावा एंड आई एम हियर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ाया। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बेसिक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई एंड इन द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम वेरिएबल। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या पढ़ना है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसके साथ ही हमें रैंडम वेरिएबल पढ़ना है। So let's start with the session. But before starting to the session, let me tell you to please subscribe to this channel for the content of JIB CIB examinations and please join the Telegram using this QR code for all the future updates, links and PDFs. Now let's start with the topic. सबसे पहला टॉपिक जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि रैंडम वेरिएबल होता क्या है। अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स अ रियल नंबर विद ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। इसका मतलब क्या है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो एक फंक्शन है। वो क्या है? एक फंक्शन है जो एसोसिएट करता है एक रियल नंबर को विद ईच एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। जो हमारा सैंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स पे एक एक रियल नंबर एसोसिएट करता है। कौन? हमारा रैंडम वेरिएबल। इन अदर वर्ड्स, a random variable is a function of x of s to r1 where s is the sample space of the random experiment under consideration and r is the real number line। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है हमने उसे डिफाइन किया फंक्शन x, जहां पर आपकी जो इनपुट वैल्यू है वो है सैंपल स्पेस और जो आपकी आउटपुट वैल्यू है वो है r। इसका मतलब क्या है कि जो हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे वो होगा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स। जो हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे वो होंगे सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स और उससे जो हमें वैल्यू डेराइव होगी वो क्या होंगे? हमारे रियल नंबर होंगे। आई होप आपको डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल समझ आई होगी। अब हमें ये समझना है कि जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे रैंडम वेरिएबल है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। फर्स्ट है आपका डिस्क्रीट एंड सेकंड है आपका कंटिन्यूअस। जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है? इफ अ रैंडम वेरिएबल टेक्स अ फाइनाइट नंबर और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, इट इज कॉल्ड अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो आपका होता है वो हमेशा काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लेता है या फिर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज लेता है। या तो वो लेता है काउंटेबल इनफाइनाइट या फिर वो लेता है फाइनाइट। ऐसे केस में हम उस रैंडम वेरिएबल को क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वेयर एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आपका क्या होता है? जहां पर आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ले रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एक एक करके इन रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। तो देखिए, जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है ना, उसके फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। उसके फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं? दो। जो आपका पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका सेकंड पार्ट होता है उसे हम कहते हैं, सॉरी, स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे हम कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और जो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है उसका एक ही पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम एक एक करके इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से वो हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं एंड उससे हम वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वन बाय वन। सबसे पहले हमें पढ़ना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे क्या कहता है? कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन रिपीटेड इंडिपेंडेंट trials with the p probability of success at 8 individual trial. Let the random variable x represent the number of success in the n repeated trial, then x follows a binomial distribution. इसका मतलब क्या है कि आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसे आप n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं
उसे आप कितनी टाइम रिपीट कर रहे हैं, n टाइम्स। अगर आप उसे एक बार करते हैं, अगर आप उसे एक बार करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस की, p है। प्रोबेबिलिटी कितनी है सक्सेस की, p, अगर आप उसे एक बार करते हैं। तो जो आपका x है, जो आपका रैंडम वेरिएबल x है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस इन ईच रिपीटेड ट्रायल। इसे हम, और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, अ रैंडम वेरिएबल x हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x, उसके बाद बाइनोमियल n कॉमा p। इससे हम फंक्शन को बनाते हैं और हमारा फंक्शन क्या बनता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय p रेज टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p रेज टू पावर n माइनस x। ये हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन जिससे हमने क्या डिफाइन किया है, जिससे हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें रैंडम वेरिएबल मिलेगा और प्रोबेबिलिटी मिलेगी, किसकी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब इसे हम, इसके बारे में एक पहले कुछ और वैल्यूज को समझते हैं, कुछ पॉइंटर्स को समझते हैं, जिसके बाद हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि हम किस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम अपनी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं एंड किस तरीके से हम हमारे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंटर जो हमें पढ़ना है हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो ये है कि यहाँ पर मीन कैसे निकलता है। तो जो आपका मीन निकलता है वो निकलता है n मल्टीप्लाई बाय p से। जो आपका वेरिएंस है, आपका वेरिएंस निकलता है n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q। और q कैसे निकलता है, वेयर q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, वो तो हमेशा रूट ऑफ वेरिएंस से ही निकलता है। तो यानी अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वो कैसे निकलेगा, रूट ऑफ n इंटू पी इंटू क्यू से। अगर आपको यहाँ पे स्क्यूनेस को मेजर करना है, अगर आपको यहाँ पे क्या मेजर करना है, स्क्यूनेस को, तो आप स्क्यूनेस को कैसे निकालेंगे, स्क्यूनेस को निकालने के लिए आप यूज करेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन पी क्यू। अगर आपको यहाँ पर कुर्टोसिस फाइंड करना है तो आप वो कैसे निकालेंगे, 3 प्लस 1 माइनस 6pq डिवाइडेड बाय npq। जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जस्ट अ सेकेंड, जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर अगर आपका p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू 0.5 होता है तो ये आपका क्या होता है, सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका जो p है वो ग्रेटर देन 0.5 होता है तो इस केस में ये आपका क्या बन जाता है, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका p जो है वो लेस देन 0.5 है तो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बन जाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड। ये कुछ और इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हमें समझना है कि मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, उसे हम निकालते हैं m इज इक्वल्स टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय p से। अगर तो ये जो ये वैल्यू है ये एक इंटीजर आती है, ये क्या आती है, एक इंटीजर आती है। तो मैं इसके लिए पेन चेंज कर देता हूँ। केस नंबर 1, इफ m इज एन इंटीजर, इफ m इज एन इंटीजर, उस केस में आपके क्या कितने मोड्स होंगे, यहाँ पर आपके 2 मोड्स होंगे। और वो 2 मोड्स क्या होंगे आपके, पहला मोड होगा आपका m
और दूसरा मोड होगा आपका m-1। अगर इफ m इज नॉट एन इंटीजर, अगर जो आपका m है वो एक इंटीजर नहीं है, तो उस केस में आपका वन मोड होगा। और वो वन मोड क्या होगा? इंटीजर बिटवीन m एंड m-1। इसका जब हम एग्जाम्पल अभी करेंगे तो आपको और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कैसे समझा। सबसे पहले हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि अगर हम कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? p, और उस एक्सपेरिमेंट को हम n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो जो हमारा x रैंडम वेरिएबल आएगा वो क्या फॉलो करेगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय वन माइनस पी। वन माइनस पी आपका क्या होता है? ये क्यू होता है। तो वन माइनस पी रेज टू पावर एन माइनस एक्स। ये जो आपका सी एफ एक्स है, इसे हम क्या कहते हैं? पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, और इसे हम इक्वल करते हैं एफ एक्स के। ये अभी आपको इतने अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो हम एग्जाम्पल अपना लेते हैं कि we roll a die 20 times. Find the probability of getting an odd number 12 times out of these 20। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम जो एक डाई को है हम उसे रोल कर रहे हैं 20 बार। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एन ऑड नंबर, और वो ऑड नंबर कितनी बार आना चाहिए? 12 बार आना चाहिए आउट ऑफ दीज 20। तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 12, यानी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वहां पर 12 बार हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। 12 बार क्या मिलनी चाहिए? हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे? एफ एक्स का यूज करके। कैसे निकालेंगे? एफ एक्स का यूज करके। एफ एक्स यानी एक्स की जगह हम क्या रखेंगे? 12। और इसे हमने कैसे डिनोट किया था? एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पे आपको इन सबके एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। जो आपका x होता है, x होता है आपका टोटल डिजायर्ड सक्सेस। हमें टोटल कितनी सक्सेस चाहिए उसे हम डिनोट करते हैं x से। n होता है आपका नंबर ऑफ टाइम्स ट्रायल रिपीटेड। आपका जो ट्रायल है उसे हमने कितनी बार किया है वो डिनोट करता है आपका n। p आपका क्या डिनोट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q आपका क्या डिनोट करता है? वन माइनस पी। तो ये आपके इसका हमने पूरे फंक्शन को अच्छे से अब डिफाइन कर लिया है। अब हम इसे फॉर्मूला को यूज़ करके अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। एन की वैल्यू कितनी थी? हमने ट्रायल कितनी बार रिपीट किया? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स हमने डाई को रोल किया। 20 सी। हमें टोटल सक्सेस कितनी बार चाहिए? हमें कितनी बार ऑड नंबर चाहिए? 12 बार। तो ये आ गया आपका 12 मल्टीप्लाई बाय पी रेज टू पावर एक्स। अगर हम एक बार डाई को उछालते हैं तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखिए वन, या तो आपके पास वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर आएगा या फाइव आएगा या सिक्स आएगा। ऑड कितने हैं यहाँ पे? एक, दो, तीन। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। 3/6 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 0.5, यानी 0.5 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय क्यू की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्यू की वैल्यू हम निकालते हैं वन माइनस पी। पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? वन माइनस 0.5।
क्यू की वैल्यू आपको मिलेगी 0.5, यानी 0.5 रेज टू पावर कितना 20-12। तो 20C12 को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20-12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0.5 रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रेज टू पावर 8। इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करते हैं। अब इसी केस में हम अपना मोड निकालना भी सीख लेते हैं। तो मोड हम कैसे निकालते हैं? मोड हम निकालते हैं m का यूज़ करके। m की वैल्यू क्या होती है हमारी? वो होती है n+1 मल्टीप्लाई बाय p। n आपका कितना है यहाँ पे? n है आपका 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय p है आपका 0.5। ये आपको क्या देगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 10। 10 क्या एक इंटीजर है? नहीं, सॉरी, 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये होता है आपका 10.5। ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका 10.5। तो अब हमने समझा था कि अगर एक इंटीजर ना हो, 10.5 आपका इंटीजर नहीं है, अगर आपका m इंटीजर ना हो तो हमारे पास कितने मोड होते हैं? एक ही मोड होता है। वो क्या होता है? m। m की वैल्यू क्या है? 10.5। और m-1 की वैल्यू क्या है? 10.5 माइनस 1 की ये कितना होता है? 9.5। इसके बीच में कौन सा इंटीजर लाई कर रहा है? वो इंटीजर आपका 10 है। तो यानी आपका मोड क्या हो जाएगा? 10। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं एंड किस तरीके से हम अपने मोड को निकालते हैं। नाउ अब हम बढ़ेंगे अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो देखिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था एसडी पॉइजन के द्वारा। यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स होता है वो कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है? 0, 1, 2 से लेकर कहीं तक वैल्यू ले सकता है विद अ पैरामीटर ऑफ लेमडा। जहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या होती है? लेमडा की वैल्यू होती है n इंटू पी। लेमडा की वैल्यू क्या होती है? n इंटू पी। और लेमडा जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज गिवन बाय। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो हम किस तरीके से देते हैं अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए हमें डिफाइन करना है अपने पूरे फंक्शन को दोबारा। लेमडा की वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। लेमडा की वैल्यू होती है n इंटू पी और यही आपका मीन होता है। ई की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो ई की वैल्यू होती है आपके पास 2.7183। ये किसकी वैल्यू होती है? हमारे ई की वैल्यू होती है। और एक्स की वैल्यू क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ डिजायर्ड सक्सेस। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन। अब हम इसके बारे में कुछ और पॉइंटर्स को समझते हैं जिसके थ्रू हम अपने इस पूरे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि मीन क्या होता है इसमें। इसमें मीन की वैल्यू होती है लेमडा और लेमडा कैसे निकलता है? n इंटू पी से। जो आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस की वैल्यू भी आपकी क्या होती है? लेमडा। और वो कैसे निकलता है? n इंटू पी से। जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे निकलता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कितना है आपका? स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाई बाय पी। उसके बाद अगर आपको निकालना हो स्क्यूनेस, अगर आपको क्या निकालनी हो? स्क्यूनेस निकालनी हो तो स्क्यूनेस आप कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय लेमडा से। अगर आपको कुर्टोसिस निकालना होगा तो कुर्टोसिस आप कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय लेमडा से। उसके बाद जो हमारा मोड है, मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोड के लिए हम अगेन यूज़ करते हैं किसे? लेमडा को। किसे यूज़ करते हैं? लेमडा को। तो देखिए
मोड। मोड हम निकालते हैं लेमडा का यूज़ करके। अगर आपका लेमडा क्या है, एक इंटीजर है, तो यहाँ पर आपके कितने मोड होंगे? 2 मोड्स होंगे। कितने मोड्स होंगे? 2 मोड्स। पहला कौन सा होगा? आपका लेमडा, और दूसरा होगा लेमडा माइनस वन। अगर आपका लेमडा जो है वो है एक नॉन इंटीजर, नॉट अ इंटीजर, उस केस में आपके पास कितने मोड होंगे? 1 मोड। और वो क्या होगा आपका? बिटवीन लेमडा एंड लेमडा माइनस वन। इस तरीके से आप क्या निकालेंगे इस केस में? मोड को निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप मोड को भी निकालेंगे एंड कुछ और पॉइंटर्स के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। एक्चुअल में ना जो हमारा ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये निकल कर आया है किससे? ही ये निकल कर आया है हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका n है वो जा रहा होता है इनफाइनाइट की तरफ, वो किसकी तरफ जा रहा होता है? इनफाइनाइट की तरफ। और जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो जा रही होती है टूवर्ड्स ज़ीरो। वो कहाँ जा रही होती है? टूवर्ड्स ज़ीरो। तो जो आपका कर्व होता है, जो आपका कर्व होता है किसका? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपका क्या फॉर्म कर लेता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कब प्रोबेबिलिटी, आई गेस देयर वाज सम वॉइस इशू। मैं यहाँ पे ये आपसे कह रहा था कि अगर आपके पास एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको फंक्शन डिफाइन करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप किस तरीके से अपनी प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके? तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। अगर आपके पास एन जो है वो 50 से बड़ा है, अगर आपके पास एन जो है वो 50 से बड़ा है और जो पी है वो 0.05 से कम है, तो आप यूज करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। अदरवाइज आप किसे यूज करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो एक ही प्रॉब्लम में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? तभी आप निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक इसके एग्जाम्पल की तरफ जिससे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही इजीली समझ लेंगे। आई गेस मैंने मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको समझा दिया है यहाँ पे, आप उसी का यूज कर सकते हैं ऑन दी लास्ट स्लाइड। सॉरी, लास्ट की जगह प्रीवियस लिख देता हूँ। कवर्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड। ओके, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, जिससे हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम वर्क करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि स्लाइड का ऑप्शन है ही, तो मैं आपको एक छोटा सा वो बता देता हूँ मेथड, जिससे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर पाएंगे। हमारे पास ना जब हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं अपने क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वहाँ पे हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर पावर जो है हमारे पास नेगेटिव होती है, इंडिसेस का टॉपिक होता है ये। अगर हमारे पास पावर नेगेटिव होती है, कि जैसे अगर हमारे पास है 2 raised to power -3, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 1/2 raised to power 3। अगर हमारे पास लिखा है 7 raised to power -2, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/7 raised to power 2। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी पावर कभी भी नेगेटिव हो, अगर आपकी पावर कभी भी नेगेटिव हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसे ले जा सकते हैं डिवाइड में, और ऊपर लिखेंगे 1। उसे आप ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर लिखेंगे आप 1, और उसकी पावर अपने आप पॉजिटिव बन जाएगी। इसका मैथमेटिकल तरीका भी होता है, बट आपको उस डेरिवेशन में अभी नहीं जाना है। आपको सिंपली इस चीज़ को याद रखना है। तो जब भी हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेमडा रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 रेज टू पावर, सॉरी, 1/e⁻² लेमडा। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चंस में हम इसी तरीके से लिखेंगे जो मैंने आपको ये अभी हाईलाइट करके दिया है। एक बार फिर से कर देता हूँ मैं। हम इस वाले पार्ट का ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, ताकि हमें ये पार्ट पूरा बहुत ईजिली समझ आ जाए। ओके,
अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टली एक एग्जाम्पल की तरफ, जिससे हमें ये पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. सो लेट्स सपोज कि वी आर राइटिंग अ बुक ऑफ 100 pages, 1000 pages, sorry. Every page can have, सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को वेरी कर देता हूँ ताकि आपके पास क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो और क्लियर हो जाए. वी आर राइटिंग अ बुक ऑफ 1000 पेजेस. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेलिंग मिस्टेक इन ईच पेज इज 0.01. Find the probability that whole book will have 70 spelling errors. तो देखिए, क्वेश्चन हमसे यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास, हम जो है एक बुक को लिख रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक बुक को लिख रहे हैं. हर पेज में एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी. इसके चांसेस कितने हैं? 0.01. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पूरी बुक में 70 स्पेलिंग एरर होंगे. कितने स्पेलिंग एरर होंगे? 70 स्पेलिंग एरर होंगे पूरी बुक में. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन, एन जो है क्या वो ग्रेटर देन 50 है? यस. उसके बाद जो पी है आपका, क्या वो लेस देन 0.05 है? यस. तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 70. वो कैसे निकालेंगे हम? यूजिंग एफ एक्स. अब ये कैसे निकलेगा? ई रेस टू पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल. यहाँ पे आप देखिए, लेमडा आपका कैसे निकलेगा? लेमडा निकलेगा एन इंटू पी. एन आपका क्या है? एन है आपका 1000, क्योंकि टोटल पेजेस 1000 है. और पी कितना है? 0.01. तो ये आपको कितना देगा? कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये आपको देगा 10. तो लेमडा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? लेमडा की वैल्यू आ गई आपके पास 10. एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू तो आपके पास 70 है. तो अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं. तो एफ एक्स आपका कैसे निकलेगा? ई रेस टू पावर माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल. अभी हमने पढ़ा था कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं? लेमडा रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर लेमडा. अभी हमने ये पीछे समझा था. अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है? लेमडा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो थी हमारे पास 10. तो यानी 10 रेस टू पावर 70 डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टोरियल. एक्स फैक्टोरियल यानी 70 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.7183 की पावर 10, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू 10 है. अब इसे सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे इसे सॉल्व करना जो है वो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. यहाँ पे इसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है. अगर इतनी बड़ी एक्सप्रेशन आपके एग्जाम में आती है तो उसके लिए आपको वहाँ पे वैल्यूज गिवन होगी कि 2.7183 की पावर 10 इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 रेस टू पावर 70 इसकी वैल्यू क्या होगी, और 70 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी. अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसकी वैल्यूज डेफिनेटली आपको गिवन होगी. यहाँ पर हम मैनुअल कैलकुलेशन के लिए अपने इस पूरे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को मैनुअली समझ पाएँ और कर पाएँ. तो उसके लिए हम करते हैं, यहाँ पर 70 एरर्स को चेंज कर देते हैं. मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए यहाँ पर एक बार इस 70 की जगह हम ले लेते हैं 5. तो यानी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उससे 5 हो जाएगी.
इससे हमारे x की वैल्यू हो गई 5। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा रेस टू पावर x यानी लैम्डा की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू हमने 5 कर दी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 10 रेस टू पावर 5 डिवाइडेड बाय x का फैक्टोरियल। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 10 रेस टू पावर 5 इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपको कितना देगा 1 लाख। 5 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसकी वैल्यू होती है 120। और अब हमें निकालनी है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2.7183 रेस टू पावर 10, और ऊपर से हमने इसे क्या कर रखा है 1 से डिवाइड भी कर रखा है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। देखिए हमारे पास ये आ गया। अब मैं आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा। उसके लिए इसे मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर देता हूँ। आई होप आपके पास वो वाला कैलकुलेटर होगा जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था। तो अब हमें क्या करना है, आप कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 2.7183। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई का बटन दबाना है और इज इक्वल्स टू का बटन दबाना है 9 टाइम्स। मल्टीप्लाई का बटन एक बार दबाना है, उसके बाद लगातार 9 टाइम्स आपको क्या दबाना है, इज इक्वल्स टू का बटन। ऐसा क्यों, अगर हमें किसी की भी पावर निकालनी है, लेट सपोज हमें निकालना है पावर n, तो हम मल्टीप्लाई के बाद इज इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे कितनी बार, n-1 टाइम्स। इसका मैं आपको पहले एक एग्जांपल करके बता देता हूँ। लेट सपोज हमें निकालना है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, वो तो होता है 4। तो आप जाइए कैलकुलेटर पे लीजिए, आप लीजिए 2 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर आपके n की वैल्यू कितनी है 2, तो आप इज इक्वल्स टू कितनी बार दबाएंगे n-1 यानी 1 टाइम्स। तो आपने 2 के बाद मल्टीप्लाई दबाया, अब आप एक बार इज इक्वल्स टू दबा दीजिए। आपको कैलकुलेटर पे 4 दिख रहा है, तो इसके वजह से हमें पता चल गया कि हाँ, ये जो हम मेथड को फॉलो करने जा रहे हैं ये एकदम एक्यूरेट है। वो मेथड हमारा क्या है कि अगर हमें पावर n निकालनी है, अगर हमें क्या करना है पावर n निकालनी है, तो जिस भी नंबर की निकालनी है उस नंबर को पहले कैलकुलेटर पे लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, उसके बाद जो आपका पावर निकालनी है उसमें से आप 1 को करें माइनस, और जो आपका आंसर आ रहा है उतनी बार आपको इज इक्वल्स टू दबाना है। तो आप कैलकुलेटर पे लीजिए 2.7183, मल्टीप्लाई का बटन दबाइए, पावर है आपकी 10 यानी इज इक्वल्स टू का बटन आप दबाएंगे 10-1 वो कितना होता है 9, तो इज इक्वल्स टू का बटन दबाइए आप 9 टाइम्स, वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको कैलकुलेटर पे कुछ फिगर दिख रहा होगा 2202.7.93827, ये आपको क्या दिख रहा होगा, आपके कैलकुलेटर पे फिगर दिख रहा होगा। अब ये तो आपका डिनोमिनेटर आ गया, आपको क्या करना है इसे 1 से डिवाइड करना है, तो आप बटन दबाइए डिवाइडेड का, आप बटन दबाइए किसका डिवाइडेड का, और बटन दबा दीजिए आप फिर इज इक्वल्स टू का। तो आपके कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा आपको 0.000459, इस करके आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा। उसके बाद आप बटन दबा दीजिए m प्लस का, कौन सा बटन दबा दीजिए m प्लस का। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय m प्लस, ये बन गया आपका एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना है, पहले तो आप ऑल क्लियर मत दबाइएगा, ठीक है, आपको अब कुछ भी नहीं करना है। अब आप सीधा लीजिए 1 लाख कैलकुलेटर पे कीजिए डिवाइडेड बाय 120, फिर आप दबाइए मल्टीप्लाई का बटन। सबसे पहले आपने क्या किया 1 लाख किया, 1 लाख डिवाइडेड बाय 120, फिर आपने दबाया मल्टीप्लाई का बटन। अब आप दबाइए एमआरसी का बटन, कौन सा बटन, एमआरसी का बटन, फिर आप दबा दीजिए इज इक्वल्स टू का बटन। तो आपको कैलकुलेटर पे दिखेगा 0.0378, एंड यही है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 स्पेलिंग एरर्स इन द होल बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके प्रोबेबिलिटी को फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आई गेस देयर वाज सम वॉइस इशू। ओके, सो मैं आपसे कह रहा था कि अब हम
मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं हम कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट अकर्स नेचुरली इन मैनी सिचुएशंस वेयर 50% of the data will fall to the left of the mean and 50% will fall to the right of the mean. A random variable x is set to follow normal distribution if its random variable is given by, और वो आपको किस तरीके से गिवन होता है, fx is equals to 1 divided by 2 पाई का स्क्वायर रूट, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे e रेस टू पावर x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी किसकी पावर में आएगा, ये आपके e की पावर में आएगा ये पूरा एक्सप्रेशन। तो ये आपका क्या होता है, एफ एक्स। अब इससे हमें समझ आया कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपसे ये कह रहा है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर 50% जो डेटा है, एग्जैक्ट 50%, वो कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा, और 50% राइट में होगा। किसके राइट में होगा, मीन के। किसके राइट में होगा, मीन के। अब देखिए कुछ पॉइंटर्स होते हैं हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। पहला पॉइंटर तो यही है, अगर आपका मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन है, अगर आपका मीन इज इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू मीडियन है, तो इसे हम कहते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपके सिलेबस में आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है। अब देखिए आप, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल्स होती है, म्यू के। इसकी वैल्यू किसके इक्वल्स होती है, म्यू के। इसे आप यू पढ़ रहे होंगे बट इसे म्यू कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यहीं पर हमने ये फॉर्मूला में देखा, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, वही वाला म्यू है ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका वेरिएंस होता है, वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं, वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के स्क्वायर से। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्वार्टाइल डेविएशन अगर निकालना चाहें तो वो कैसे निकलती है, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा। अगर हमें मेन डेविएशन फाइंड करना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, 0.7979 इंटू सिग्मा। और ये जो आपके दो फॉर्मूला हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जनरली आपके पास यही क्वेश्चन आएगा, आपको सिग्मा की वैल्यू दे देगा और आपको क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन निकालना होगा। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बहुत ही लेंदी है, प्लस ये बहुत ही क्लटर्ड पार्ट है आपके सिलेबस का, इसलिए इससे आपके जनरली सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन ही हो सकता है। अब हम इसके एक बार ग्राफ को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहना क्या चाहता है। तो देखिए ये है आपका यहाँ पर, जहाँ पे आपका ये जीरो दिख रहा है आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको यहाँ पे जीरो दिख रहा है, ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है म्यू का। ये आपका कौन सा पॉइंट है, म्यू का। अगर आप मीन से लेफ्ट में जाएंगे तो 50% डेटा है, अगर आप मीन से राइट में जाएंगे तो 50% डेटा है। ये जो आपका जेड स्कोर लिखा है ना, जेड स्कोर आपका डिटरमाइन करता है प्रोबेबिलिटी को। जेड स्कोर आपका क्या डिटरमाइन करता है, प्रोबेबिलिटी को। और जो आपका जेड स्कोर है उसमें जेड की वैल्यू कैसे निकलती है, उसमें जेड की वैल्यू निकलती है हमारा एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा से। ये कैसे निकलती है आपकी, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा से। तो उस केस में हम अपनी प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं, उस केस में हम अपनी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। और वो आपकी कैसे निकल जाएगी, ये जो आपका स्कोर आएगा इससे जेड की वैल्यू, उस जेड स्कोर से हम जाएंगे अपनी टेबल पे। एक होती है आपकी जेड स्कोर टेबल, आपकी जो जेड की वैल्यू होगी उसके बाद हम जाएंगे किसके, किस पे, जेड स्कोर टेबल पे। एंड जेड स्कोर टेबल से हम निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी। बट जेड स्कोर टेबल जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको एक जेड पे ऑलरेडी एक वैल्यू आपको क्वेश्चन देगा, उससे आपको समझना है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंटर्स बता देता हूँ
जिससे आप थोड़ा और इजीली से समझ पाएंगे। अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z, ये आपका कैपिटल Z है, ये आपका स्मॉल z है। अगर आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन z, तो वो आप कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन z। जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है z इज इक्वल्स टू 0 पे, वो कितनी होती है? 0.5 होती है। ये दो चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी एक एग्जाम्पल को करने से पहले। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिससे हम एग्जांपल के बाद इसे और इजीली समझ पाएंगे। एग्जांपल आपका ये है कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक पॉपुलेशन है जो कि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। इस पॉपुलेशन में आपके पास हैं 1 लाख पीपल। आपके पास कितने हैं? 1 लाख पीपल, जिनकी अ, एक सेकेंड। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल 1 लाख। इसमें एवरेज कंजम्पशन ऑफ टी, वो कितना है आपका एवरेज कंजम्पशन ऑफ टी? वो है 2 कप्स। और जो आपका वेरिएंस है, जो आपका वेरिएंस है वो कितना है? वो है लेट सपोज 0.5। तो आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 1 कप कप ऑफ टी। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हमारे z को। z कैसे आएगा हमारा? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x की वैल्यू कितनी है? 1। 1 माइनस ये आपका कितना है? हैव म्यू, म्यू मतलब आपका क्या था? मीन। तो मीन है आपका 2 डिवाइडेड बाय सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपका? सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे हमें गिवन है वेरिएंस, तो वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? सिग्मा आएगा। अब इससे आपको क्या निकालेगा? -1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 0.5। तो आप कैलकुलेटर पे जाइए, लीजिए 0.5 और फिर आप दबाइए रूट का बटन। इससे आपको कितना मिल जाएगा? आपको कैलकुलेटर पे दिख रहा होगा 0.7071106, इस तरीके से। इसको आप दबा दीजिए m+। अब आप कीजिए 1, फिर आपको एक प्लस माइनस का बटन दिख रहा होगा कैलकुलेटर पे, आप उसे प्रेस कीजिए। फिर डिवाइड का बटन दबा के आप MRC दबा दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा? जेड स्कोर की वैल्यू। आपको जेड स्कोर की वैल्यू मिल जाएगी -1.4142। अब आपको क्या होगा एग्जाम में ना, आपको ऐसे क्वेश्चन में जेड स्कोर पे इसकी वैल्यू गिवन होगी कि अगर आपका जेड स्कोर है -1.412, तो आपको इसकी वैल्यू क्या है? तो आपको इससे प्रोबेबिलिटी की मिल जाएगी। इससे आपको क्या दे देगा? इससे आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा जेड स्कोर टेबल से एग्जाम में, वो आपको इसकी वैल्यू अपने आप गिवन होगी। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आप कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक 1 कप ऑफ टी, वो आप कैसे निकालेंगे? P मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल में नंबर कितने थे हमारे पास? 1 लाख थे, तो P इंटू 1 लाख, उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जो आपको z की वैल्यू होगी ना यहाँ पे, p की वैल्यू, वो आपको किससे मिलेगी? z स्कोर टेबल से। जहाँ पे आपके z की वैल्यू होगी -1.4142, तो वो आपको अपने आप p की वैल्यू दे देगा। उससे आप क्या निकालेंगे? 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को
समझ सकते हैं एंड उसका यूज करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा क्रेडिट रिस्क। वो क्या है हमारा क्रेडिट रिस्क? व्हेन लेंडर्स ऑफर मॉर्टगेजेस, क्रेडिट कार्ड्स and any type of loan to different customer, there could be a risk that the customer or borrower might not repay them. इसका मतलब क्या है? लेंडर का मतलब क्या होता है? पैसा देने वाला। और बोरोवर का मतलब क्या होता है? पैसे लेने वाला। अगर कोई पर्सन किसी को क्रेडिट कार्ड दे रहा है, कोई लोन दे रहा है या कुछ मॉर्टगेज पे दे रहा है, तो उसके पास एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। वो रिस्क इन्वॉल्व क्या होता है कि जो कस्टमर है या बोरोवर है, उसने अगर मेरे लोन को रीपे नहीं किया तो। सिमिलरली अगर कोई कंपनी क्रेडिट देती है एक कस्टमर को, वहां पे भी एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि कस्टमर ने अगर इन्वॉइसेस का पैसा पे नहीं किया तो। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अगर आज मैंने एक दुकान पे जाके अपने लिए माइक खरीदा और मैं उस माइक के जो पर्सन था उससे मैंने कहा कि मैं इसकी पेमेंट आपको 1 वीक के बाद करूंगा, उसने मेरे अगेंस्ट एक इन्वॉइस इशू कर दिया। इन्वॉइस इशू करने से हमारे पास एक बिल आ गया कि मुझे 7,000 रुपीज इस पर्सन को देने हैं। अब अगर मैंने 1 वीक के बाद वो पैसा नहीं दिया, तो क्या ये पे यहाँ पे एक रिस्क इन्वॉल्व था दुकानदार के पास? यस। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं रिस्क को, क्या कि रीपे जो हो सकता है, जो हमारी रीपे मनी है, क्या वो ड्यू है या नहीं है, तो हमें उसका रिस्क निकालना है। उस रिस्क को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क। Thus, credit risk is the possibility or chance or probability of loss occurring due to a borrower's failure to repay a loan to the lender or to satisfy contractual obligations. इसका मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर कोई लोन की रीपेमेंट ड्यू थी, अगर वो बोरोवर देने में फेल हो जाता है, तो ये जो हम निकाल रहे हैं पॉसिबिलिटी या हम चांस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रेडिट रिस्क। कि क्रेडिट देने की वजह से क्या चांसेस है हमारे लॉस होने की, क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे लॉस होने की, वो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं क्रेडिट रिस्क का यूज करके। इट रेफर्स टू रेंडर्स रिस्क ऑफ हैविंग इट्स कैश फ्लोज इंटरप्टेड व्हेन अ बोरोवर डज नॉट रीपे द लोन टेकन फ्रॉम हिम। इसका मतलब क्या है कि जो ये लेंडर का रिस्क है, क्या रिस्क है कि उसके कैश फ्लो इंटरप्ट हो जाएंगे, उसके पास पैसा नहीं आएगा। किसकी वजह से? बोरोवर के रीपे ना करने की वजह से। अब जो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है, ये 3 टाइप का होता है। ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो हमारा क्रेडिट रिस्क होता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। Credit default risk is the type of loss that is incurred by the lender either when the borrower is unable to repay the amount in full or when 90 days pass the due date of the loan repayment. इसका मतलब क्या है? जो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क है, ये एक ऐसा टाइप का रिस्क होता है जहां पर लेंडर, ये ऐसा टाइप का रिस्क होता है जो लेंडर के ऊपर आता है। कब? जब या तो हमारा बोरोवर है वो पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है फुल सेटलमेंट में, या फिर 90 दिन हो गए हैं ड्यू डेट को। जैसे मैंने कहा मैं 1 हफ्ते बाद आपको पैसा दे जाऊंगा, बट मैं 1 हफ्ते के बाद उस दुकानदार को माइक के पैसे नहीं दे के आया हूं, तो उसकी वजह से क्या होगा? इस बात को 90 दिन बीत गए हैं, ड्यू डेट से 90 डेज हो गए हैं, बट मैंने पेमेंट नहीं की, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। This type of credit risk is generally observed in financial transactions that are based on credit like loan, security, bond और derivative. ये जो आपका क्रेडिट रिस्क है, ये जनरली किस में देखा जाता है? जब हम लोन्स को इशू करते हैं, सिक्योरिटीज को इशू करते हैं या बॉन्ड्स को इशू करते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आपका सेकंड टाइप का रिस्क होता है, उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। Concentration risk is the type of risk that arises out of significant exposure to any individual or group because of any adverse occurrence will have the potential to inflict large losses on the core of operations of the bank. इसका मतलब क्या है? Let's suppose कि एक बैंक है, एक बैंक ने एक ही पर्टिकुलर पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को बहुत भारी मात्रा में लोन दे दिया है। लेट सपोज जो बैंक की क्रेडिट लिमिट थी वो थी 800 करोड़, उसमें से बैंक ने 600 करोड़ दे दिए हैं मिस्टर ए को। तो यहां पर जो बैंक है वो एक ही कस्टमर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने कैश फ्लोज के लिए, और अगर वो पर्सन हमारा कैश फ्लो को वापस ही नहीं करता, वो रीपे नहीं करता अमाउंट को, इसे हम कहते हैं क्या?
कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या होता है कि जब एक ही इंडिविजुअल के पास सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होता है, एक ही सिग्निफिकेंट एक्सपोजर होता है, या फिर एक ही इंडिविजुअल के पास ऐसा पोटेंशियल होता है कि वो लार्ज लॉसेस कर सकता है ऑपरेशन ऑफ बैंक को, ऐसे केसेस में हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। द कंसंट्रेशन रिस्क इज यूजुअली एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू अ सिंगल कंपनी और इंडस्ट्री और इंडिविजुअल। वही चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी कि अगर एक ही पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही हमारा मोस्टली पैसा बैंक ने दे दिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन रिस्क। जो आपका लास्ट टाइप का रिस्क होता है उसे हम कहते हैं कंट्री रिस्क। उसे हम क्या कहते हैं, कंट्री रिस्क। द रिस्क ऑफ गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक being unwilling or unable to meet its contractual obligations is called country और sovereign risk। इसका मतलब क्या है कि जब एक गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक होती है वो अनविलिंग होती है, यानी उसकी मर्जी नहीं है, या फिर अनेबल होती है, यानी या फिर वो दे नहीं पाती। गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक देना नहीं चाहती या दे नहीं पा रही अमाउंट, क्यों, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस के तहत, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंट्री रिस्क या फिर सॉवरेन रिस्क। व्हेन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अदर लेंडर हैज इंडिकेशन दैट द बोरोवर में डिफॉल्ट द लोन पेमेंट, ही विल बी इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस इन एडवांस। अगर एक बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसे पता है कि हमारा जो लेंडर है वो डिफॉल्ट कर सकता है, जो हमारा बोरोवर है वो डिफॉल्ट कर सकता है लोन की पेमेंट में, तो हम पहले से चाहेंगे कि हम अपना एक्सपेक्टेड लॉस को कैलकुलेट करके रखें। और एक्सपेक्टेड लॉस आपका किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो आपका कैलकुलेट होता है एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल्स टू पी डी मल्टीप्लाई बाय ई ए डी मल्टीप्लाई बाय ई ए डी है ये। ई ए डी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एल जी डी। अब सबसे पहले हमें इन सबको डिफाइन करना होगा कि ये पी डी वगैरह क्या है। तो देखिए, जो आपका पी डी होता है, पी डी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जो आपका ई ए डी होता है, ई ए डी होता है आपका अमाउंट ऑफ लोन। और जो आपका एल जी डी होता है, एल जी डी होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट। देखिए, पीडी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, कि क्या चांसेस हैं कि जो हमारा बोरोवर है वो डिफॉल्ट करेगा। ईएडी होता है आपका अमाउंट ऑफ लोन, और एलजीडी क्या होता है, लॉस गिवन डिफॉल्ट, कि कितने परसेंट हमारा लॉस होगा, कितने परसेंट का हमारा लॉस होगा अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में। इससे हम क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड लॉस। एंड इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन पूरा समझ आया होगा। इफ यस, देन प्लीज लाइक द वीडियो। Also, subscribe to the channel for JIB CIB content and join the Telegram using this QR code for further updates, links of the videos, and your PDF notes. Thank you so much, everyone.